नमस्कार और स्वागत है। आज हम शब्दों की दुनिया में एक बहुत ही खास सफ़र पर निकल रहे हैं। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। हमारे पास जो सामग्री है वो नॉर्मन लुइस की मशहूर किताब वर्ड पावर मेड इजी से प्रेरित है। और लेकिन हम सिर्फ शब्द नहीं रटेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा फोकस शब्दों की जड़ों मतलब उनकी डीएनए के जरिए व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकारों को समझने पड़ेगा। और ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक तरह से लोगों को और शायद खुद को भी समझने का एक नया नजरिया देता है। बिल्कुल। हमारा मिशन है रटना नहीं बल्कि समझना। एक एक शब्द याद करने के बजाय हम एक रूट सीखेंगे जो 10 नए शब्दों के दरवाजे खोल सकता है। सही बात है। और हाँ, अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जैसे बीपीएससी। हाँ, बीपीएससी के लिए तो ये तरीका उनके लिए एक चीट कोड की तरह काम कर सकता है, खासतौर पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले सवालों के लिए। बिल्कुल। तो चलिए इस खजाने को खोल कर देखते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। एटिमोलॉजी मतलब शब्दों की उत्पत्ति का विज्ञान हमें सिर्फ परिभाषाएं नहीं देता। सही। जब हम किसी शब्द की जड़ को पकड़ लेते हैं ना, तो वो हमारी समझ का हिस्सा बन जाता है। हाँ, वो याद रह जाता है। याद ही नहीं लेता, बल्कि उससे हम उन नए शब्दों का अर्थ भी समझ सकते हैं जिनमें वही जड़ मौजूद हो, भले ही हमने वो शब्द पहले कभी सुना भी ना हो। अच्छा। ये भाषा को देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो चलिए इसी नजरिए से व्यक्तित्व की पहली परत को खोलते हैं। हमारी सूची में सबसे पहला रूट है ईगो, जो लैटिन भाषा से आया है और इसका सीधा सा अर्थ है मैं। यानी इस जड़ से बने सारे शब्द किसी न किसी तरह से व्यक्ति के खुद से जुड़े रिश्ते के बारे में बताते हैं। और यहीं पर 2 शब्द आते हैं जो सुनने में इतने एक जैसे लगते हैं। हाँ, बहुत कंफ्यूजिंग है। ये अक्सर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, पर इनके पीछे की भावना बिल्कुल अलग है ना? बिल्कुल अलग। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक ईगोइस्ट, जिसे हम अहमवादी कह सकते हैं, वो व्यक्ति है जिसकी सोच का आधार है सबसे पहले मैं, मी फर्स्ट। उसका हर काम, हर फैसला अपनी भलाई और क्या कहते हैं, सेल्फ एडवांसमेंट पर केंद्रित होता है। अच्छा। किसी भी स्थिति में वो सबसे पहले ये सोचेगा कि इसमें मेरे लिए क्या फायदा है। ये एक बहुत ही स्वार्थी नजरिया है। यानी उसका पूरा फोकस अपने फायदे के लिए काम करने पर है, उसके कर्म पर। एग्जैक्टली, कर्म पर। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो शायद उतने स्वार्थी ना हो पर अपनी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हाँ, बिल्कुल। हर बातचीत को घुमा फिराकर अपनी उपलब्धियों पर ले आते हैं। क्या उनके लिए भी कोई खास शब्द है? हाँ, और वही है ईगोटिस्ट। एक ईगोटिस्ट यानी अहंकारी वो व्यक्ति है जो अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत ज्यादा बातें करता है। अच्छा। उसका ध्यान इस बात पर होता है कि वो सबसे अच्छा है, सबसे काबिल है, और ये बात वो सबको बताता फिरता है। इसे याद रखने का एक बहुत मजेदार तरीका है। ईगोइस्ट में जो टी है ना, हाँ, उसे आप टॉक यानी बात करने से जोड़ सकते हैं। अरे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। टी माने टॉक। वो अपने बारे में बहुत ज्यादा टॉक करता है। ये अब कभी नहीं भूलेगा। एक सिर्फ सोचता और करता है, ईगोइस्ट, और दूसरा बोलता ज्यादा है, ईगोटिस्ट। वाह। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ईगो हमेशा एक नकारात्मक चीज है? मतलब आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगोटिज्म के बीच एक बहुत महीन रेखा होगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ईगो अपने आप में बुरा नहीं है। एक स्वस्थ आत्मसम्मान जरूरी है। बिल्कुल। समस्या तब शुरू होती है जब ये ईगो जरूरत से ज्यादा बढ़कर स्वार्थ में यानी ईगोइज्म में या दिखावे, ईगोटिज्म में बदल जाता है। हाँ, ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है। एक तरफ स्वस्थ आत्मविश्वास है और दूसरी तरफ वो अवस्था है जहां इंसान को अपने अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। तो ये स्वार्थ और दिखावा जब हद से गुजर जाए, जब ये किसी की पूरी शख्सियत पर हावी हो जाए, तब क्या होता है? स्रोत में 2 और शब्द दिए गए हैं जो काफी गंभीर लगते हैं। हाँ। ईगोसेंट्रिक और ईगोमैनियक। बिल्कुल, ये उसी स्पेक्ट्रम के चरम छोर हैं। ईगोसेंट्रिक यानी आत्मकेंद्रित व्यक्ति ईगोइस्ट का ही एक विकराल रूप है। विकराल रूप। हाँ, ये वो इंसान है जो खुद को सिर्फ अपनी दुनिया में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र समझता है। उसे लगता है कि हर चीज उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, हर किसी के जीवन का मकसद उसी की जरूरतों को पूरा करना है। जैसे कोई छोटा बच्चा जिसे लगता है कि सूरज उसी के लिए उगता है। बिल्कुल वही। बाप। और ईगोमेनियक
मेनिया शब्द जुड़ने से ये तो किसी मानसिक स्थिति जैसा लगता है। ये है भी। ईगोमेनिया या अहम मान्यता, आत्ममोह या सेल्फ ऑब्सेशन की वो स्थिति है जो लगभग पागलपन की हद तक पहुंच जाती है। बाप रे। यहाँ मेनिया का अर्थ ही एक तरह का जुनून या सनक है, तो ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक खतरनाक मानसिक स्थिति हो सकती है। तो ये स्पेक्ट्रम देखिए कितना बड़ा है, साधारण स्वार्थ से शुरू होकर दिखावे, फिर ब्रह्मांड का केंद्र होने का भ्रम और आखिर में एक खतरनाक जुनून तक। तो ईगो हमें बताता है कि एक व्यक्ति का खुद से क्या रिश्ता है, लेकिन व्यक्तित्व का एक और बड़ा हिस्सा इस बात से तय होता है कि वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को दुनिया के साथ कैसे साझा करता है। सही। क्या वो इसे बाहर फेंकता है या अंदर सहेजता है? और यहीं पर हमारा अगला रूट वर्टो यानी मुड़ना तस्वीर में आता है। एकदम सही कनेक्शन। ईगो का ये स्पेक्ट्रम अक्सर इस बात से भी जुड़ा होता है कि कोई इंसान अपनी सामाजिक ऊर्जा को किस दिशा में मोड़ता है। वर्टो लैटिन का रूट। हाँ, लैटिन का ये रूट हमें यही समझने में मदद करता है विचारों की दिशा क्या है, अंदर की ओर या बाहर की ओर। और इसी से 3 बहुत जाने पहचाने शब्द बनते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। हाँ, बहुत आम शब्द हैं आजकल। ये शब्द आजकल इतने आम हो गए हैं कि हम इन्हें बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी जड़ों को समझना इन्हें हमेशा के लिए दिमाग में बैठा देता है। बिल्कुल। चलिए इन्हें तोड़कर देखते हैं। पहला है इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट। यहाँ इंट्रो का मतलब है अंदर की ओर या इनवर्ड, और वैटो का मतलब है मोड़ना। अच्छा। तो इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति है जो अपने विचारों को, अपनी ऊर्जा को अंदर की तरफ मोड़ता है। ऐसे लोग अक्सर शांत होते हैं और अकेले रहकर अपनी सोशल बैटरी को रिचार्ज करते हैं। और इसका ठीक उल्टा हुआ एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी। हाँ। एक्स्ट्रा का मतलब है बाहर की ओर, आउटवर्ड। हाँ, तो ये वो व्यक्ति है जो लोगों के बीच रहकर उनसे बातचीत करके ऊर्जा हासिल करता है। ये वो दोस्त है जिसे आप किसी भी पार्टी में ले जाइए, हाँ हाँ, और 2 घंटे में वो आपसे ज्यादा लोगों को जानने लगेगा। एकदम सटीक उदाहरण। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प शब्द है एम्बीवर्ट। उभयमुखी। हाँ, उभयमुखी। स्रोत में भी ये बताया गया है कि ज्यादातर लोग असल में ना तो पूरी तरह इंट्रोवर्ट होते हैं, ना ही पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट। वो इस श्रेणी में आते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग। हाँ, यहाँ एम्बी का अर्थ है दोनों, बोथ। तो एम्बीवर्ट वो व्यक्ति है जो अपने विचारों को जरूरत के हिसाब से अंदर और बाहर दोनों तरफ मोड़ सकता है। मतलब कभी सामाजिक, कभी शांत। बिल्कुल। वो दोस्तों के साथ सामाजिक भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पर अकेला रहकर भी सहज महसूस करता है। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्तित्व कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, बल्कि एक स्लाइडर की तरह है। हाँ, एक स्लाइडर। ज्यादातर लोग इस स्लाइडर के बीच में कहीं होते हैं, जो ये बताता है कि ये लेबल हमारी प्रवृत्तियों को समझने के लिए है, हमें किसी बक्से में बंद करने के लिए नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये तो आजकल के ऑफिस डिजाइन में भी दिखता है। ओपन प्लान ऑफिस एकदम एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बने लगते हैं। हाँ, जहाँ हर वक्त चहल पहल हो। शायद इसीलिए अब क्वाइट जोन्स या डीप वर्क वाली जगहों का चलन बढ़ रहा है, ताकि इंट्रोवर्ट्स को भी काम करने का माहौल मिल सके। ये एक बेहतरीन अवलोकन है। और देखिए, ये तरीका प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितना कारगर है। हाँ, वो तो है ही। स्रोत में बीपीएससी में पूछे जाने वाले सवालों का एक उदाहरण है, वन हु टर्न्स हिज थॉट्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। वह व्यक्ति जो अपने विचारों को अंदर और बाहर दोनों ओर मोड़ता है। हाँ, अगर किसी को एम्बी का मतलब दोनों और वर्टो का मतलब मोड़ना पता है, तो जवाब शीशे की तरह साफ है। एम्बिवर्ट। एम्बीवर्ट, बिना रटे, सिर्फ 2 छोटी जड़ों को समझकर। हमने बात की कि इंसान का खुद से क्या रिश्ता है, ईगो, और वो अपनी ऊर्जा को कैसे मोड़ता है, वर्टो। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इंसान का बाकी इंसानों से क्या रिश्ता है? क्या वो उनसे प्यार करता है या नफरत? और यहाँ हम कुछ बहुत ही शक्तिशाली ग्रीक रूट्स को मिलाएंगे। हाँ, और इसमें मुख्य रूट है एंथ्रोपोस, जिसका अर्थ है मानव जाति या मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी। एग्जैक्टली। एंथ्रोपोलॉजी जैसा विषय जो मानव जाति का अध्ययन करता है, इसी रूट से बना है। लेकिन व्यक्तित्व के संदर्भ में ये रूट अक्सर 2 और शक्तिशाली रूट्स के साथ जुड़ता है। कौन से? मिसाइन, जिसका अर्थ है घृणा करना, और फिलोस, जिसका अर्थ है प्रेम करना। अच्छा, मिसेन और फिलोस। तो अगर हम घृणा और मानव जाति को जोड़ दें तो अगर एक बहुत ही निराशावादी किस्म का व्यक्तित्व सामने आता है। बिल्कुल, हमें शब्द मिलता है मिसांथ्रोप। मिसांथ्रोप, मानव द्वेषी। हाँ, इसे तोड़ते हैं। मिसाइन घृणा प्लस एंथ्रोपोस मानव जाति। तो मिसांथ्रोप वो व्यक्ति है जो पूरी मानव जाति से ही नफरत करता है।
उसे लगता है कि इंसान मूल रूप से स्वार्थी, लालची और बुरे हैं। मतलब वो समाज से कटा-कटा रहता है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम प्रेम और मानव जाति को जोड़ दें तो इसका एक बहुत ही सुंदर विपरीत शब्द बनता है। सही। फिलोस प्लस एंथ्रोपोस मिलकर बनता है फिलैंथ्रोपिस्ट। परोपकारी या मानव प्रेमी। हाँ, ये वो व्यक्ति है जो मानव जाति से प्रेम करता है और अक्सर बड़े-बड़े दान या सामाजिक कार्यों के जरिए अपनी इस भावना को व्यक्त करता है। सही। इतिहास में और आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मानवता की भलाई के लिए लगा देते हैं। ये तो बहुत साफ है। लेकिन मिसाइन यानी घृणा, ये बहुत शक्तिशाली भावना है। बहुत ज्यादा। और स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ पूरी मानवता पर ही नहीं बल्कि समाज के कुछ खास हिस्सों या संस्थाओं पर भी केंद्रित हो सकती है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि वो सबसे नफरत करे। मिसोजिनिस्ट और मिसोगेमिस्ट, ये दो ऐसे ही शब्द हैं जिनमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। यहाँ भी फर्क उनकी जड़ों में ही छिपा है। पहला शब्द है मिसोजिनिस्ट, यानी नारी द्वेषी। मिसोजिनिस्ट ये बना है मिसेन, घृणा, प्लस गाइने, महिला से। गाइने एक ग्रीक रूट है जिसका मतलब है महिला, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट में होता है। बिल्कुल। तो मिसोजिनिस्ट वो व्यक्ति है जो खास तौर पर महिलाओं से घृणा करता है, उन्हें कमतर समझता है। अच्छा, तो यहाँ घृणा का लक्ष्य पूरी मानव जाति नहीं बल्कि सिर्फ महिलाएं हैं। हाँ, टारगेट स्पेसिफिक है। तो फिर मिसोगेमिस्ट कौन हुआ? उसकी घृणा का लक्ष्य क्या है? मिसोगेमिस्ट शब्द बना है मिजेन, घृणा, प्लस गेमोस, विवाह से। गेमोस विवाह के लिए ग्रीक रूट है। तो मिसोगेमिस्ट वो व्यक्ति है जो शादी की संस्था से ही नफरत करता है। अच्छा, मतलब किसी व्यक्ति से नहीं? नहीं, उसे किसी व्यक्ति विशेष से समस्या नहीं हो सकती, लेकिन वो शादी के बंधन में यकीन नहीं रखता और उससे घृणा करता है। ये फर्क बहुत साफ है, लेकिन एकेडमिक तौर पर क्या असल जिंदगी में ये भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती? क्या ये मुमकिन है कि कोई जो शादी से नफरत करता है उसके पीछे की वजह महिलाओं के प्रति एक छिपा हुआ द्वेष हो? ये एक बहुत ही गहरी बात है। शब्दों के स्तर पर मिसोजिनिस्ट और मिसोगेमिस्ट बिल्कुल अलग हैं। ठीक है। एक का निशाना महिलाएं हैं, दूसरे का विवाह। प्रतियोगी परीक्षाओं में यही साफ अंतर पूछा जाता है, जैसे अ पर्सन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड, जिसका जवाब हमेशा माइसोजिनिस्ट ही होगा। राइट। लेकिन जब हम इंसानी मनोविज्ञान की बात करते हैं तो हाँ, ये भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं। किसी के मन में विवाह के प्रति घृणा का कारण महिलाओं के प्रति उसका नजरिया हो सकता है, या इसके विपरीत भी। इंसान की भावनाएं शब्दों के खानों से कहीं ज्यादा जटिल होती हैं। तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे सिर्फ कुछ रूट्स ईगो, वेयरटू, एंथ्रोपोस, मीसेन, फिलोस को समझकर हमने व्यक्तित्व से जुड़े कई जटिल शब्दों के कोड को क्रैक कर लिया है। हाँ, यह एक एक शब्द को रटने से कहीं बेहतर और ज्यादा प्रभावी तरीका है। आज मुख्य सीख यही है। शब्दों को जड़ों से सीखने का ये तरीका सिर्फ हमें कुछ शब्द नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें भाषा के पीछे के तर्क को समझने में मदद करता है। एक नया ढांचा देता है। हाँ, ये हमें सोचने का एक नया ढांचा देता है। इस समझ के साथ हम भविष्य में आने वाले अपरिचित शब्दों के अर्थ का भी सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने आज उन शब्दों पर बात की जो बताते हैं कि लोग खुद से, अपनी ऊर्जा से और पूरी मानवता से कैसे जुड़ते हैं। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। हमारी भाषा में व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने के लिए ये खास और प्राचीन जड़ें मौजूद हैं। ईगोइस्ट, इंट्रोवर्ट, मिसैंथ्रोप। हाँ, ये श्रेणियां हैं। क्या ये श्रेणियां सार्वभौमिक हैं, मतलब हमेशा से हर समाज में मौजूद रही हैं, या ये केवल उन समाजों और संस्कृतियों को दर्शाती हैं जिन्होंने इन शब्दों को बनाया? अच्छा, मतलब दूसरे शब्दों में, क्या शब्द हमारे लिए ये खांचे, ये बॉक्सेस बनाते हैं जिनमें हम लोगों को रखते हैं, या समाज में इन खांचों के पहले से मौजूद होने की वजह से ऐसे शब्दों का जन्म होता है? ये सोचने वाली बात है।